हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इंडिया और चाइना में लड़ाई होगी या एक वॉर जोन की तरह आगे बढ़ेगी, एस्केलेट होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज पहली बार राइट फ्रॉम 1962 से लेकर आज तक जो स्टेप कभी चाहे इंडिया ने नहीं लिया था, आज इंडिया ने बहुत अग्रेसिवली गैल्वन वैली के अंदर, पैनगोंग वैली एरिया के अंदर टू हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है और साथ ही साथ अपने वॉरशिप भी सी रूट के अंदर उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। अब सिचुएशन ये उठ रही है कि क्या चाइना इस तरह की कंट्री है कि वो एकदम रिएक्ट करेगा और इसके ऊपर एक वार टाइप या एक्शन करेगा या फौजें अपनी आगे बढ़ा देगा। मेरा ख्याल है इस चीज़ को हम ज़रा थोड़ा और डीपली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हालात क्या हैं, कि कहाँ हद तक दो कंट्रीज़ आपस में भिड़ सकती हैं या उसके क्या नतीजे होंगे। हम ये समझें कि जो चाइना है ये कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, बड़ी ओल्ड और पुरानी सिविलाइजेशन है इसकी, और इतनी ही ओल्ड है जितनी कि भारत है, और दोनों एक दूसरे के नेबर हैं। और काफ़ी सालों के साथ पिछले 45 साल तक इनमें आपस में कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है, या जिसे हम कहते हैं गोली नहीं चली है। अब गोली क्यों नहीं चली है, ये एक दूसरे रीज़न है जो मैं आपके सामने अपने आइडियाज या थॉट्स रखूँगा। ये एक मैं कहूँगा कि चाइना ने 45 साल तक 2 या 3 डॉक्ट्रिन्स को फॉलो किया है। नंबर 1 ये है कि माओ डॉक्ट्रिन, सेकंड टाइम है जिहादी डॉक्ट्रिन, और थर्ड है कि किस तरह से अपने बॉर्डर को 45 साल तक विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ इंडिया in any form have protected themselves. They have developed their economy to the level of 14 trillion and has also developed a huge army with latest equipments indigenously produced and are exported also. Now the question comes कि 45 years में ये चाइना क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता रहा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। चाइना का ये मानना है या चाइना ये समझता है कि माओ फिलॉसफी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर डेवलप की जाए, जैसे कि इंडिया है जो बहुत नज़दीक और एक बड़ा कंट्री है, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में चाइना को, जो चाइना की ड्रीम्स हैं टू बिकम ए नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, वो भारत चैलेंज करने की पोटेंशियल रखता है। तो उनका ये एक समझना है कि क्यों ना इस कंट्री को किसी तरीके से कंटेन किया जाए और इसको रेजिस्टेंस को कमज़ोर किया जाए, और इसके ऊपर भी उस तरह की फ़िलासफ़ी बनाई जाए जिस तरह के चाइना में है। चाइना की जो डॉक्ट्रिन है वो है माओज़ डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन से उनको काफ़ी कामयाबी भी मिली है। वो समझते हैं कि अगर इस डॉक्ट्रिन को इंडिया में हम इन्फ्यूज़ कर दें तो बड़ा आसान होगा कि बहुत सी छोटी मोटी जो कंट्रीज़ इंडियन ओशन
के आसपास हैं या पैसिफिक ओशन तक पहुंचती है या साउथ चाइना सी में हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान रहेगा। इसी आइडिया को लेकर मैं समझता हूँ जो हम कहते हैं कि 45 साल तक कोई गोली नहीं चली, वो गोली हमारे हिसाब से हो रही है कि नहीं चली, मगर चाइना इसके ऊपर लगातार लॉन्ग विजन के साथ बहुत ही समझदारी और होशियारी से इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता रहा है। उसने 45 साल के अंदर माओ फिलॉसफी को काफ़ी ज़ोर से भारत में इन्फ्यूज़ किया और उसको बढ़ाया है। साथ ही साथ में जिहाद फिलॉसफी को भी पाकिस्तान की मदद से भी काफ़ी उसको सक्सेस मिली है। हालांकि माओ फिलॉसफी बिगनिंग में काफ़ी दिक्कत हुई, मगर बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई एक बड़ी सक्सेसफुल स्टेज तक पहुंच गई। जिहादी फिलॉसफी भी काफ़ी सक्सेसफुल रही, इससे काफ़ी अपसेट्स कंट्री के अंदर आए। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने माओ फिलॉसफी और जिहादी फिलॉसफी के साथ साथ कैसे इन्होंने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया है। मैं इन 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा आपके साथ। पहला, जो माओ फिलॉसफी भारत में कैसे इन्होंने बढ़ाई है। ये फिलॉसफी जो है ये माइंड के साथ अलग रखती है। जो जिहादी फिलॉसफी है वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ है। जो माइंड की फिलॉसफी है इसके लिए बहुत से स्टेप्स लगातार कंटिन्यूसली स्लोली और ग्रेजुअली उसको डेवलप करने पड़ते हैं और उसका इफ़ेक्ट परमानेंट होता है, जबकि जिहादी फिलॉसफी का इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है, उसका परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं रहता। जैसे भी ख़त्म होता है उसकी मिजरीज और प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो जिहादी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं उनका इफ़ेक्ट कमज़ोर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि माओस फिलॉसफी के साथ करने के लिए लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए टाइम फैक्टर की ज़रूरत है। बच्चों को समझाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत से एक्टिविस्ट तैयार करने पड़ते हैं, बहुत से स्कॉलर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत से ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी मासेस के ऊपर ज़बरदस्त पड़ता है। वो क्या है? जैसे कि मिसाल के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री है। इन सब फोर्सेस के ऊपर एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं और money, I must say that the investment in the form of finance, as well as the literature and educations, as well as jihadi movements becomes more important. Now, as regards the Maoist philosophy is concerned, you will see that right after the death of Rajiv Gandhi, you see the number of prime ministers were in the office. कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 2.5 साल रहा। इस तरह से बहुत से लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को 5 साल कंप्लीट नहीं किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई जितने के प्राइम मिनिस्टर की रेजिस्टेंस उनको मिली। माओ फिलॉसफी की जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर, दैट शुड बी एट नंबर 1 and the prime minister and the army should stay in number 2. This is the system which is in existence in China. Communist Party of China is number 1
Similarly, they want the same thing to happen in our country, and they have done to some extent. Now, what is the benefit? Benefit is that what you think, they will also think the same way, and both the countries can be controlled in one form or the other. एग्जाम्पल है जैसे कि नेपाल है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को उसकी फिलासफी को अगर माओ फिलासफी को डोमिनेट कर गया है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है? रिजल्ट ये है कि वो आज ऐसे क्वेश्चन कर रहा है इंडिया के साथ जो बेसिस है फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ ऑफ द कंट्रीज दैट इज गेटिंग डिसइंटीग्रेशन. He is talking, there is no wrong. Now, whereas in India, they are making Yodhya and the Ram is immortal. Now, इसका क्या रिजल्ट है? इसका रिजल्ट ये है कि दो तरफ की सिविलाइजेशन आपस में टकराव होता है, भिड़ जाते हैं. तो ये एक पॉलिटिशियन का सिस्टम है, ये उनकी पर्स रीडिंग होती है कि वो किस तरह से इन अपने लोगों को चेंज करें और किस तरह से उनको यूनाइट करें या उन दोनों को भिड़ा दें. तो ये एक माओ फिलॉसफी का एक इंस्ट्रूमेंटेड टूल है जिसको चाइना यूज़ कर रहा है और करता रहा है फ्रॉम द लास्ट 45 years, जिसको हम कहते हैं कि गोली नहीं चली. अब जैसे मैंने कहा कि राजीव गांधी के बाद जितने भी मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने में से 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं. हालांकि एक प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव आए, वो काफ़ी स्ट्रांग थे. वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे. उन्होंने कुछ डिसीजन भी लिए, बहुत अच्छे डिसीजन लिए, बगैर पॉलिटिकल पार्टी के यस कहने पर. उसके अगेंस्ट स्विच के ऊपर उन्होंने एक ही दिन के अंदर तमाम लाइसेंसेस फॉर द इंडस्ट्रीज एंड द कोटा सिस्टम वाज स्टॉप्ड ऑल ऑफ सडन immediately with one day. What is the consequence? What is the result? What does it mean? It means the public sector going down and private sector growing up. This means what? This means that you are going from the Mao philosophy to the capitalism, from the Communist philosophy to free trade market that is towards USA. So this is the kind of philosophy the Maos wanted to infuse in this country. But do you think they were unsuccessful? Sorry, no, they were very successful. For 10 years, in UPA, they had permanent prime minister. This prime minister was not for 1 year or 2 years continuous. Although Manmohan Singh, right in the beginning, was showing some strength, and it was looking that probably more philosophy is failing. But the political party showed its strength. That means more philosophy became stronger and stronger and stronger. And political parties having control up and up. And Prime Minister coming down and down. 10 years continuously. No breakage. No problem. This is what Mao's philosophy successfully established in India. Then what happened? Why it stopped? Why it lost its power? What happened is that the other party took an opportunity of a different doctrine, that is nationalism, nation,
and the security of the borders of the country. This doctrine caught the minds of the masses. The belief in this one was over. I must say, demand was there for a pretty long time. They knew it that if we want that we should not become slaves again of Muslim invaders or the Britishers. They have got to develop this, that is nationalism and the security of their borders. And result was what? Result was the numbers started increasing. No, it's the BJP or it's the Congress. It's not a question. To my mind, I think it was the demand of the country, of the countrymen. Country has to remain strong, and country was getting stronger day by day. They increased their number because of the democracy. Democracy demands, and there was a change. And the political party which came forward, they got a motivation, they got a boost, and they made many aggressive actions. So many things. Now, when they did all so many things, what happens next with China? China is worried. Now, 45 years, which people think that they have wasted. No, sir, sorry. China has not wasted. China is not an immature country. China has a long civilization. What they have, we should appreciate it. And what they don't have, and whatever the nasty intention they have, we must recognize. Nasty intention is expansionism. They are not satisfied what they have. They had no Tibet claim, but they got it. They forced it, determined to get it. Let the world speak and whatever you want to do it. They choose a time and they did it. India could not do it. Now it is the question of securing your borders and secure your economy. Now, the inside domestic elements, disturbing elements, are so strong. They need a surgical strikes. Can this be done? Only the time will speak. It depends on the leaders. Again, I'm emphasizing and putting this point that it is not a question of Congress or BJP. Let there be a BJP, a Congress be BJP. Country needs leaders like that. It does not matter. If Rahul can behave the way Modi is doing, it is fine. Question is, who can save the country's borders? Who can ensure that the country does not become slave again? Now, 45 years, China has been developing its infrastructure. Right from China all the way to Tibet. First occupied Tibet, then made a road, and then made at the heights close to the borders of India,
جو بڑی بڑی اونچی پہاڑیاں ہیں ان تک روڈ پہلے بنائی، پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنے ٹرپس کو سیٹل کیا، پھر دوسری جگہ بنائی جسے ہم فنگر 1 فنگر 2 فنگر 3 4 5 کہتے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہوئے وہ گیلون ویلی تک پہنچ گئے اور یہاں اس ہائٹ کو اپنے کنٹرول میں کیا جو ڈسپیوٹڈ ہے، اور جب انڈیا نے چیلنج کیا ویکیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اب جب انڈیا نے بڑھ کر اگریسولی ٹو ہائٹس کو آکوپائی کر لیا، اب ان کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا کریں۔ یہ تو ہماری ماؤ کی فلاسفی اور جہادی فلاسفی دونوں فیل ہو گئی ہیں، اور یہ آج جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے انڈیا سے، کیونکہ انڈیا کی پرسیپشن ہی ایسی ہے، صرف چائنا کے ساتھ نہیں ہے، تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ ہے۔ حالانکہ ہر کنٹری چھوٹی جو ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ ہے یا انڈین اوشن کے اندر ہے، سب کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اتنا بڑی کنٹری ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرے۔ پہلی بار یہ ایک سینس اور ایک میسج وہاں تک پہنچا ہے، اور اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک بلاک سا اکٹھا ہو گیا ہے، جو ایک اکنامک بلاک تھا وہ ایک ڈیفینس بلاک بن گیا ہے شارٹ ٹرم کے اندر، وداؤٹ سائننگ اینی ایگریمنٹ ایز اے نیکسٹ اسمال شارٹ نیٹو۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ایک انٹرنیشنل بلاک جو کہ going to have a strong resistance to take any action from China. China, no doubt, has got a big defense power, economic power also. But does it have also a qualitative power what India has got it? اگر بڑی فوج رکھنے سے، بڑی حکومت رکھنے سے، اگر ایسا ہونے سے جیت جاتا ہے، ون اوور کر سکتا ہے، تو بابر جس کی فوج بہت چھوٹی سی تھی، لودھی سے ہارتا، کیونکہ اس کے اندر ایک ٹیک تھا، ہائی کوالٹی ٹیکنالوجی اکوپمنٹس تھی، اور اس کے اندر ہمت تھی، ایک لیڈرشپ تھی، جو اس طرح کی لیڈرشپ آج انڈیا میں دکھائی دے رہی ہے۔ تو چائنا کیا کرے گا؟ چائنا چپ نہیں رہے گا، اس کے پاس اور بھی ٹولز ہیں، وہ اس کو کرے گا۔ آپ کے سافٹ ویئر کے اندر انٹرفیس کرنا، آپ کے بارڈر کے اوپر لگاتار جھڑپیں کرنا، آپ کی ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے جگہوں کے اوپر جہادی ایلیمنٹس کو اور بڑھاوا دینا، یہ وہ کرے گا اور لگاتار کرے گا۔ اور بگ وار، I don't think China has got the appetite or the capacity. Capacity may have, but will not do it because of his vision, because of his maturity. And India, I'm sure, I believe it, that they are not going to budge, they are not going to put these steps back. There is a possibility that there may be negotiations and both the parties may agree to come back, provided there is a complete and final negotiations of the settlement of the borders and international map is drawn once for all. Is required. There is also a talk that in the last quarter there is
economic downgrading up to the extent of 23.9%. The economy has squeezed. I would say no. It is not 23.9, 23.9 or 24%. It is much more. And that's natural. That's quite obvious. It's a known fact that after the coronavirus, every economy in the world will squeeze. Question is, do you have the potential to revive or not? Number two, do you have the committed leadership or not? Who? That is the country. Country has the leadership or not? Again, I am saying does not matter. Is it BJP or that? It is the country's leadership. If the bomb falls, missile forms, it will not say it on who it is falling. It is for the BJP or on the Congress. It will fall in the country. It's the people who will be affected. So that's important. This is my view on this one. And thank you very much for listening to me. I'll come up with the next video also. Thank you very much. God bless you all.